लोकशाही में अपनी बात रखने का, विरोध प्रदर्शन करने का अग्निपथ प्रदेश हरियाणा से लेकर देश के कई हिस्सों में हिंसक और उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। इस संबंध में हम डॉक्टर अमित चमड़िया से बात करने जा रहे हैं। पत्रकार, पेशे से पत्रकार हैं और एक पत्रकार के नजरिए से पूरे घटनाक्रम को, अग्निपथ, अग्निवीर और उसका जो प्रोटेस्ट है उसको कैसे देख रहे हैं समझने की कोशिश करेंगे। स्वागत है अमित आपका अम्बेडकरनामा में। लेकिन उससे पहले जब हम आपसे बात करें, सबसे पहले अपने दोस्तों को दिखलाना चाहते हैं कुछ वीडियो क्लिपिंग्स। आज जो प्रोटेस्ट हुए हैं जरा देखिए, कुछ वीडियो क्लिपिंग्स पहले देखिए, फिर हम बात को आगे बढ़ाएं। विनय बिहारी पे अटैक हुआ था। विनय बिहारी, हाँ कितना की संख्या में आया था सब यहाँ पर? 500 से 1,000। अच्छा, डायरेक्ट आके अटैक कर दिया। अध्यक्ष जी घर पे हैं कि नहीं है? गिरफ्तार कर रहा है, जिस बात के लिए गिरफ्तार कर रहे हैं तो पूछना पड़ेगा कि आज सेना को डाइल्यूट जो किया जा रहा है, दिल्ली पुलिस का जवाब देना पड़ेगा कि वो इस डाइल्यूशन के साथ खड़े हैं या इस देश के जो जवान खड़े हैं और लड़ रहे हैं अपने मांगों को लेके, उनके साथ खड़े हैं। अमित, बहुत सारे वीडियो फुटेज हमने अपने दोस्तों को दिखलाए हैं, किस तरह प्रोटेस्ट हो रहा है। भाजपा कार्यालय पे भी प्रोटेस्ट हो रहा है और बहुत ही उग्र प्रोटेस्ट है। आप पेशे से पत्रकार हैं, पूरे घटनाक्रम को, इस योजना को और घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं? फ्लोर आपका है, काइंडली एक्सप्लेन टू अस। शुक्र मनाइए कि भारत की अभी ज्यादातर मीडिया ने इस विरोध में पाकिस्तान का हाथ नहीं बताया है। अमूमन ये होता है कि जब भारत में सरकार के खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन होता है तो या तो वे आतंकवादी करार दिए जाते हैं और आतंकवादी का सीधा संबंध पाकिस्तान से होता है, या तो वे दलित होते हैं तो नक्सली करार दिए जाते हैं। तो अभी भारतीय मीडिया ने ये बात, ज्यादातर मीडिया ने ये बात अभी नहीं कही है। इसमें तो सारे जाति धर्म के लोग हैं और ये सबसे बड़ी बात देखने को आ रही है इसमें कि ये भारतीय झंडा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इन्हें आप क्या कहिएगा? सरकार को इसका जवाब देना होगा। कहें आतंकवादी हैं, कहें कि ये नक्सली हैं, सरकार अब ये कह नहीं पाएगी, तो ये जवाब सरकार को देना होगा कि आखिर ये कौन लोग हैं। ये भारत के ही लोग हैं, हमारे देश के अपने लोग हैं, ये विरोध कर रहे हैं। कब तक आप धर्म की अफीम का नशा खिलाते रहिएगा? उनको रोजगार की बात आप कब कीजिएगा? कब उनकी शिक्षा की बात होगी? कब उनके स्वास्थ्य की बात होगी? अभी सासाराम में जो घटना घटी है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। टोल प्लाजा को जलाया गया,
रेलवे स्टेशन के आसपास नुकसान पहुंचाया गया, भाजपा कार्यालयों को भी नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन उनके पास कोई विकल्प बच रहा था, ये सरकार को बताना होगा। जब भी सरकार कोई नीति लाती है तो क्या वो अपने जनता, अपने जो उसके जो कार्यकर्ता है उनसे वो बात करती है? मुझे तो नहीं लग रहा है। पिछले दिनों इस राज्य के कई जिलों में घटना घटती है, इंटेलिजेंस इनपुट भी रहता है कि इस जिले में भी ये संभावना थी, घटना घट सकती है। कहां गया प्रशासन? कहां गई आपकी ब्यूरोक्रेसी? ब्यूरोक्रेट्स आपके कहां थे? आपका जिला प्रशासन कहां था? कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि हमारे जो नेता हैं, राजनेता जो हमारे हैं, और जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो जनता से कटे हुए, जनता से संवाद नहीं हो रहा है, एक बड़ा गैप नजर आ रहा है। नहीं तो इस तरह की घटना जो हुई है उसे रोका जा सकता था, उससे बातचीत की जा सकती थी, लेकिन ये नहीं हो रहा है। तो आपको रोजगार की बात करनी होगी, स्वास्थ्य की बात करनी होगी। अभी सासाराम में ही पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक गोली की घटना होती है और एक जो घायल व्यक्ति आता है उसके मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन किया जाता है। तो हम किस युग में जी रहे हैं? हम कहाँ हैं? हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, कहते हैं विश्व गुरु बनेंगे। ऐसे ही विश्व गुरु बनेंगे आप? कब तक हम सवाल से बचते रहेंगे? सवाल का सामना करना होगा। ये हमारे यूथ हैं, हमारी जनता है, इस बात को समझना होगा। अब इसे आप देशद्रोही नहीं कह सकते हैं, ये तो भारत का झंडा लेकर भी घूम रहे हैं। किसको किसको आप देशद्रोही कहिएगा? मैं दिल्ली में जब पढ़ाता रहा हूं तो क्लास में मुझे देशद्रोही कह दिया जाता था, क्योंकि वो मीडिया उस तरह से एक फ्रेमवर्क बना रही है, वो नैरेटिव बना रही है कि जो सवाल करेगा सरकार से वो देशद्रोही कहलाएगा। वो तमाम जो भाई एक यूथ हो तो उसे हम कह देंगे आतंकवादी है, नक्सली है, पागल है। यहाँ लाखों लाखों की संख्या में सड़कों पे उतरे हैं आज के नौजवान, क्यों उतरे हैं? उस सवाल का जवाब तो अभी ढूंढना होगा ना भाई। हम केवल गोली या बंदूक से उसका इलाज करें कि मार दिया जाए तो ये समाधान नहीं। कितने को आप मारेंगे? रांची में जो घटना घटी वो मुस्लिम समुदाय के थे तो उपद्रवी थे, आप कह देते थे कि पाकिस्तान का हाथ है, एंटी सोशल एलिमेंट है। अब इन्हें आप कहिए एंटी सोशल, किसको किसको आप एंटी सोशल एलिमेंट कब तक बचते रहिएगा? आप कुछ होता है कहते हैं बुलडोजर चला देंगे, कि कौन सी आईपीसी की धारा में है भाई बुलडोजर चला देने की बात? आप शासन का तरीका क्या है आपका, ये बताना होगा आपको। आप किस ढंग से शासन को ले, कौन सी रोजगार की बात कर रहे हैं? क्या उस रोजगार की बात कर रहे हैं कि हम मंदिर बनवा देंगे और वहां हर मंदिर के खंबे पर घंटा होगा और यूथ को कहेंगे घंटा बजाओ, और हर घंटे जितना घंटा बजाओगे बार बार उस हिसाब से तुमको मजदूरी मिलेगी? आप इस तरह की रोजगार की बात कर रहे हैं तो ठीक है, आप मंदिर बनवाइए और अपने यूथ को, आप ही के हैं, ये तो आप ही के बनाए हुए यूथ है, आप उनको कहिए कि भाई हम मंदिर बना रहे हैं और मंदिर के हर खंबे पर घंटा रहेगा, उसे बजाइए, आपको मजदूरी मिलेगी, ये आपका रोजगार है। अच्छा रोजगार रहेगा भाई, मजदूरी दे रहे हैं ना हम घंटे के हिसाब से। तो ये आपको तय करना होगा, ये बताना होगा कि हम किस तरह कह रहे थे कि कपड़े देखकर पहचान लेते हैं आतताइयों को। अब कपड़े देखकर तो कपड़े देखकर पहचाने ना भाई, अब तो झंडा लेकर चल रहे हैं, अब कहां से पहचानेंगे? वो तो तिरंगा साथ लेकर कह रहा है, वो तो कह रहा है कि भारत माता की जय। पहले तो आपत्ति थी कि भाई वो भारत माता की जय नहीं कह पा रहा है, अब तो सामने वाला ये भी कह रहा है भारत माता की जय। ये सवाल ढूंढना होगा कि क्यों ये जो सरकार की जो मशीनरी है उसी को टारगेट किया जा रहा है। एक बात बता दें, इस पूरी हिंसा में कहीं आम लोगों को क्षति नहीं हुई है, कहीं आम लोगों की जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान नहीं पहुंचाया गया। सरकारी मशीनरी को जो विरोध का स्वर है वो ज्यादा उग्र हो चुका है, ये इकट्ठा हो रहा था, ये अचानक नहीं ऐसा, ये इकट्ठा हो रहा था। जैसे एक गिलास में पानी हम भरते जाते हैं और जब ओवरफ्लो कब नजर आता है, जो पूरा भर जाता है, तो ये पूरा भरने की स्थिति अब आ चुकी है, और वो आ चुकी है और वो चीज नजर आ रही है, ये और वो उसी का वो परिणाम छोटा छोटा नजर आ रहा है, दिख रहा है तबकों में। देखिए एक बात और बताना होगा, हम अपने अम्बेडकर नामा के दर्शकों को, अपने साथी को ये बताना चाहेंगे कि देश कोई एक छोटा टुकड़ा भर नहीं होता है जिसकी चार चौहद्दी है उसे हम देश मान लें। देश का मतलब वहां के लोगों के रोजगार से होता है, अधिकार से होता है, उसके स्वास्थ्य से होता है, उसकी शिक्षा से होता है।
तभी वो कोई देश मानेगा। आप बुलडोजर चला दीजिए, कहिए कि आप देश मानिए, तो हम देश कैसे मान लें भाई? देश में जब मुझे रहने का अधिकार नहीं मिलेगा, देश मुझे अपनापन नहीं लगेगा देश में, तो हम कैसे देश मान लें? केवल कह देने से कि नहीं आप देश मानिए तो नहीं होगा। उसमें अमित यही युवा मोदी जी को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। उस समय भी भारत माता की जय कर रहा था और धर्म का अफीम तो चटवाया ही गया, साथ साथ उग्र राष्ट्रवाद के नारे भी लगे। उग्र राष्ट्रवाद के नारे लगे। ये आंदोलन सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश भर में ये आंदोलन दिखाई दे रहा है। तो क्या ऐसी बात हो गई कि धर्म का नशा और राष्ट्र का जो एकदम उग्र राष्ट्रवाद और सीधा पाकिस्तान मुसलमान, वो एक एक ही ये अग्निपथ योजना है, उसी में खसक रहा है? नहीं देखिए, एक तो इनका जो छोड़ा हुआ तीर था इन पर वापस आ रहा है। और मैं ये कहूंगा कि जो स्कूल की किताबें हैं वहां से ये चैप्टर निकाल देना चाहिए कि भारत विविधताओं का देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम भाई भाई, ये शब्द निकाल देना चाहिए। आज जब बच्चा बड़ा हो रहा है, स्थिति जब मैं बात करता हूँ 8वीं 10वीं क्लास के बच्चे को, तो कहता है कि मैं हिंदू हूँ। उसको उस चैप्टर से कोई मतलब नहीं है जो भारत के संविधान की बात करता है, विविधता की बात करता है। वो कहता है कि नहीं मैं हिंदू हूं। देखिए वो हिंदू खतरे में है। तो आज अब मोदी जी को बताना होगा, इस सरकार को बताना होगा कि अब कौन सा हिंदू है ये बताइए, कहाँ हिंदू खतरे में है अब। और ये जो बात हो रही है कि ये विरोध केवल अग्निपथ नहीं है। अग्निपथ तो ठीक है, एक आया और ये एक स्पार्किंग लाइट की तरह उसे वो प्रज्वलित किया, लेकिन वो पहले से धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो रही थी चीजें, और वो ज्यादा विस्फोटक स्थिति में भी आने वाली है अगर इसे नहीं रोका गया। इसे रोकना जरूरी है। हमारी जो यूथ है उससे बात करना जरूरी है, उसके रोजगार की बात करना जरूरी है, और सबसे जो जरूरी बात है वो शिक्षा है। नहीं तो आप गलत शिक्षा देंगे तो गलत शिक्षा की बात वो आप पर वापस, वो तीर कभी आप पर भी हमला कर सकता है। लोगों को तार्किक बनाना होगा, नहीं तो ये जो तीर है आपको भी घायल करेगा और कर रहा है। अमित, ये आंदोलन जो हो रहा है, या स्वतः स्पॉन्टेनियस है या इसके पीछे कोई लीडरशिप है? नहीं, अभी तो कोई, मुझे तो सड़क पर कोई लीडरशिप नजर नहीं आ रही है। केवल और केवल जो युवा हैं वही नजर आ रहे हैं, कहीं भी नहीं है। अब तक जितने मैं वीडियो फुटेज भी देख रहा हूँ, चैनल पर भी देख रहा हूँ, जो भी और भी जो विभिन्न सोर्स हैं जिसके हवाले से खबरें आ रही हैं हमारे पास, उसमें कहीं भी कोई लीडरशिप किसी पॉलिटिकल पार्टी की नजर इन्वॉल्वमेंट नहीं है। केवल और केवल जो है वो जो नौकरी पाने वाले हैं, जिनके सामने अपने अस्तित्व का सवाल है, रोजगार का सवाल है, वही लोग सड़क पर उतरे हैं। स्वाभाविक सी बात है, इस बात को समझना होगा कि शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से धराशायी हो चुकी है इस देश में, और खासकर हिंदी बेल्टों की स्थिति तो ज्यादा बुरी है। जो छोटी और सेना में कम शिक्षा में नौकरी आसानी से मिल जाती है। आप फिजिकली फिट हैं, दौड़ सकते हैं तो नौकरी मिल जाती है। अब लोगों को लग रहा है कि ये भी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी तो हम करेंगे क्या? शिक्षा से तो आपने महरूम कर दिया, शिक्षा को तो खत्म कर ही दिया। हायर लोअर एजुकेशन जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था, जिसके सहारे हम थोड़ी बहुत चीजें पढ़ ले रहे थे और सेना में नौकरी पा रहे थे, उस पर भी आपने एक सवाल खड़ा कर दिया, उसको भी आपने खतरे में डाल दिया कि अब मुझे वो भी नौकरी नहीं मिलेगी। तो स्वाभाविक है ये इस तरह का जो आंदोलन होगा, इस तरह का जो विरोध होगा, वो प्रदर्शन होगा, ये होना था, ये होगा। क्योंकि आपने उनको तार्किक बनाया ही नहीं, विरोध के तरीकों को बताया ही नहीं, आपने कहा यही सिखाया ही है। तो जब ये सिखाया है तो आपको वो चीजें वापस मिल रही है। तो ये देखिए, बिहार जो है, रेलवे का भी कुछ दिन पहले हुआ था, उसमें भी बहुत ही प्रदर्शन हुआ था, उग्र प्रदर्शन हुआ था। तो क्या इन छात्रों ने कोई डेलीगेशन, कोई बातचीत करने की कोशिश नहीं की जिला मुख्यालय पर, या नेताओं से, या मुख्यमंत्री से, या प्राइम मिनिस्टर से? कुछ इस तरह की खबर आई कि कोई बातचीत करने की कोशिश हो? नहीं, देखिए हमारी जनता बहुत भोली है, बहुत भोली है। उसको बहुत ज्यादा चीजें समझ में नहीं आती है। उसे लगता है कि बस हमारा रोजगार जा रहा है, हमको अपने रोजगार को बचाना है।
और बाकी जो थोड़ी बहुत होती है वो मीडिया उसको इग्नाइट कर देती है, वो गलत ढंग से इश्यूज को प्रेजेंट करती है, तो ज्यादा युद्ध भड़क जाता है। मैं आपको बता दूं कि सासाराम जो शहर है वो फर्टाइल एरिया है, यहाँ के बच्चों के बारे में देश की मीडिया ने ज्यादा खबर की है। जब वो प्लेटफॉर्म पर पढ़ते थे, प्लेटफॉर्म की लाइट में, जब यहाँ बिजली नहीं हुआ करती थी, व्यवस्था बिजली की कम थी, दिन भर में 2-3 घंटे बिजली आती थी, तो गरीब बच्चे जो होते थे, जो इन्वर्टर का और जनरेटर की लाइन को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर आकर पढ़ते थे और तैयारी करते थे और ग्रुप में आकर डिस्कशन करते थे, और ग्रुप सी, ग्रुप डी और ग्रुप बी की परीक्षा को वो पास कर जगह जगह नौकरी पाने जाते थे और नौकरी उनको मिलती थी। अब उनके सामने सवाल खड़ा हो रहा है कि अब धीरे धीरे, पहले से ही बात आ रही है कि आप निजीकरण की तरफ बढ़ावा दे ही रहे हैं। अब सेना में जो चीजें बची हुई थी थोड़ी बहुत, कि हमें स्थायी मिलता था नौकरी और घर को हम बचा पाते थे, घर में जो चीजें जरूरत होती थी वो भी हम अपनी नौकरी के माध्यम से जो पैसे मिलते थे उससे दे देते थे, अब वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे। भाई सेना में इस लेवल में कौन जाता है? इस लेवल में जाने वाले सीधे, ज्यादातर मैं तो कहता हूं उसकी ऑडिटिंग होनी चाहिए, सोशल ऑडिटिंग। ज्यादातर इसमें दलित पिछड़े जाते हैं, वह गरीब लोग जाते हैं। तो जब उनके सामने ये संकट हो रहा है कि हमारी रोजी रोटी भी छीनी जा रही है, तो वो जाएंगे कहाँ? कोई बिजनेस तो है नहीं, ये इलाका ऐसा भी नहीं है कि वहां बहुत कल कारखाने हैं, आप मजदूरी कर लीजिएगा। ऐसा इलाका बिहार का, यूपी का है नहीं कि बहुत कल कारखाने हैं, कोई बिजनेस यहाँ नहीं है, सर्विस क्लास भी आप छीन रहे हैं, तो हम जाएंगे कहाँ? तो जब जाएंगे कहाँ, हमारे जीने का सवाल खड़ा हो रहा है, हमारे अस्तित्व का सवाल खड़ा हो रहा है, तो स्वाभाविक है इस तरह का जो आंदोलन होगा, इस तरह का विरोध, उग्र प्रदर्शन होगा, ये होगा। और इसे समझाने वाला भी कोई नहीं है। दरअसल आपने उसी तरह से बीज बोया ही है, आपने उसी तरह से तैयार किया है कि भाई देखो, हम जो कह रहे हैं वही मानो, सोचना बंद करो। तो भाई वो सोच नहीं रहे हैं। अब वो सोच कहाँ रहे हैं? आपने ही कहा कि सोचिए मत, आप केवल धर्म की बात कीजिए, वही बात कीजिए। हम आपको मंदिर बनाकर दे रहे हैं जगह जगह, और आप मंदिर देखिए और आप धर्म की बात कीजिए। मैं इस शहर में जब से मेरा जन्म हुआ, आज मेरी उम्र लगभग 45 साल हो गई, कॉलेज का निर्माण नहीं हुआ, लेकिन इस शहर में 40 से ज्यादा मंदिर हो गए हैं। आप विश्वास कीजिएगा, छोटे छोटे चौराहों पर। कचहरी का इलाका है, 50 मीटर की दूरी पर 4 मंदिर हैं। आप विश्वास कीजिएगा, हम क्या, किस समाज, कहाँ ले जा रहे हैं इस समाज को? हम स्कूल नहीं खोल सकते, अस्पताल नहीं खोल सकते, हम मंदिर खोल रहे हैं। और क्या करते हैं? हम धर्म की बात करते हैं, धर्म का नशा खिलाते हैं। नशे में रहिए आप, कुछ बात मत कीजिए। तो इस बात को तो समझना होगा, हम कब तक इससे मुंह मोड़ेंगे? और मैं अम्बेडकर नामा के दर्शक को भी बता दूं, मेरे साथी को भी बता दूं कि ये जरूरी है कि हम अपने आप को तार्किक बनाएं, नहीं तो कोई दूसरा आएगा, डमरू बजाएगा कि इधर नाचो उधर नाचो, हम नाचते रहेंगे। हम अपने विवेक को जब तक नहीं जगाएंगे तब तक ये बात नहीं होगी। नहीं तो दूसरा कोई आएगा, दूसरी सरकार आएगी, वो कहेगी नहीं ऐसे सोचो। नहीं, हमें ये तय करना होगा क्या गलत है और क्या सही है, क्या राष्ट्र हित में है। नहीं तो कोई डुगडुगी बजाएगा, जैसे बंदरिया नाचती है, इधर नाचो उधर नाचो, हम नाचते रहेंगे। तो शिक्षा का सवाल सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए इस देश में, जिसे अंबेडकर ने भी कहा था कि शिक्षा सबसे जरूरी है। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, हम कोई बात नहीं समझ पाएंगे। और इस लोकतंत्र को बचाना है तो शिक्षा का हथियार सबसे बड़ा हथियार है। इसी से ये लोकतंत्र बचेगा, इसी से देश बचेगा, और इसी से हम विश्व गुरु बन सकते हैं, न कि बाकी चीजों से। अमित, हाँ, पिछले 8 साल से अबाध, मतलब एकदम राजधानी से भी ज्यादा स्पीड से जो है अबाध निजीकरण हो रहा था। शिक्षा का, रेलवे का, जहाज का, PSUs का, तमाम चीजें बेची जा रही हैं। वो सब भी रोजगार से जुड़ा हुआ था, सब कुछ रोजगार से जुड़ा हुआ है। सबको इंटीग्रेटेड होता है। देखिए, हम आइसोलेशन में बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ जुड़ी चीजें होती है। लेकिन इस बार ये अग्निवीर, अग्निपथ ने मुझे लगता है पूरे सेना भी निजीकरण की ओर जा रहा है क्या? हो सकता है ये तरीका वही होगा कि हम सेना को भी, संविदा पर जो बात हो रही है वो निजीकरण की तरफ हो रही है इशारा, कि हम कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और गुस्सा स्वाभाविक है भाई। आप देखिए कि जो कॉलेज है यहाँ पर, पहले जो सरकारी कॉलेज हुआ करते थे, उसमें आप फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन आते थे तब भी एडमिशन होता था।
आज ये स्थिति है कि फर्स्ट डिवीजन वाले को भी सीट नहीं मिलती अगर आप 60-65% उससे ज्यादा नंबर ला रहे हैं तब आपको सीट। तो बच्चे पढ़ने भी कहाँ जाएंगे हायर एजुकेशन के लिए? आपने कॉलेज तो खुलवाया नहीं इतने सालों में। अब जो भी बच रहा है प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ जाए, और उस यूनिवर्सिटी की इतनी ज्यादा फी होती है कि सबको अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो वो बेचारे अशिक्षित रह जाते हैं। तो अशिक्षित रहेंगे तो उस शिक्षा के वो शिक्षा के अभाव में जो थोड़ी बहुत नौकरी मिल रही थी वो इसी तरह की नौकरी थी, अब उसको भी आप निजीकरण के हवाले कर दीजिएगा तो हम इस देश में कैसे रहेंगे? ये सरकार को इसका जवाब देना होगा। तो चलिए, खैर ये तो पूरा कंप्लीट पैकेज में था। जब कहते हैं कि शहर पे जब बम गिरता हो तो घर किसी का कितना भी मजबूत हो लेकिन बसता वो भी नहीं। ये जितने बसता वो सिपाही भी और नहीं, 4 साल बिल्कुल। की नौकरी वाले बच्चे हैं, ज्यादातर लोअर मिडिल क्लास के और खेतिहर जो समुदाय होते हैं उन परिवारों से आते हैं। बड़े बड़े घर के लोग तो इस नौकरी में जाएंगे नहीं। नहीं जाते। तो मैं यही लगता है मैं यही पढ़ाता हूँ, यही बात बताता हूँ लोगों को, और ये मैं बार बार कह रहा हूँ, इसकी ऑडिटिंग हो कि जो सेना में लोअर तबके के जाते हैं उनके कास्ट प्रोफाइल को चेक किया जाए, कौन से लोग जा रहे हैं, और हायर जो लेवल पे जा रहे हैं वो कौन से लोग जा रहे हैं, ये जरूरी है। तो लेकिन मैं जब सेना की बात करता हूं तो लोग कहते हैं कि आप देशद्रोही हैं, आप सेना की बात कर रहे हैं, सेना में ऑडिटिंग की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं होनी चाहिए? तो लोकशाही भाई में आपको ये बताना होगा कि सबकी ऑडिटिंग होती है। कौन सी बात देशद्रोही की बात है, देशद्रोही हो जाती है, और कौन सी बात देशहित की है, ये तो सरकार तय करती है। ये आपने भी देखा है कि आपने कुछ लिखा, आपने तो वो देशद्रोही आप हो गए, इतने सालों से पढ़ा रहे तो ठीक था, आपने कुछ लिखा देशद्रोही हो गए, आप जेल में जाएंगे। चलिए, खैर बिहार में ज्यादा लोग सड़क पे हैं। क्या नीतीश कुमार जी ने कोई नौकरी वगैरह की व्यवस्था नहीं की 20 सालों में? कि कुछ रेलवे का नहीं, मामला हो चाहे ये मामला हो, सब में कहीं अभी बिहार। अभी भाई आप है? देखिए, छोटी सी बात, 2014 में एक वैकेंसी आई थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो भी पूरी तरह फुलफिल नहीं है। उसके बाद बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी कमीशन बना, वो भी कई साल हो गए, मुझे तो लग रहा है 3-4 साल हो गए, उसकी भी बहाली प्रक्रिया धीरे धीरे चल रही, पता नहीं आने वाले 2 साल में वो कंप्लीट कर पाएंगे नहीं, तब तक फिर वो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। शिक्षा में भी, स्वास्थ्य में भी यही हाल है। स्वास्थ्य का ये हाल है कि अभी खबर एक आई कि बिहार के रोहतास जिला के जो हमारा जिला का हेडक्वार्टर है सासाराम, उसके सदर अस्पताल में डेंटिस्ट नहीं है 30 सालों से, एक प्रॉपर डेंटिस्ट नहीं है, स्किन का डॉक्टर नहीं है 30 सालों से। इक्विपमेंट्स बहुत हैं, सरकार ने बिल्डिंगें खड़ी कर दी हैं, इक्विपमेंट्स चलाने वाला कोई नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, हम लोग तो हम जाएंगे कहाँ? तो ह्यूमन रिसोर्सेज का जब तक आप उपयोग नहीं करेंगे, आपकी ताकत जनता है, आपकी ताकत बिल्डिंग नहीं है, आपके ताकत इक्विपमेंट्स नहीं है, आपको अपनी जनता के साथ खड़ा होना होगा, उसको ताकतवर बनाना होगा, तभी ये देश हित की बात होगी, तभी देश ताकतवर बनेगा। केवल बिल्डिंगें बना दीजिए, स्टैच्यू बना दीजिए, मंदिर बना दीजिए, कहिए कि देश बहुत प्रगति कर रहा है, तो देश प्रगति नहीं कर रहा है। देश प्रगति करेगा, आप अपनी जनता को मजबूत बनाएंगे, उसको रोजगार देंगे, उसको शिक्षा देंगे, उसको बेहतर स्वास्थ्य देंगे, तभी देश मजबूत बनेगा। नहीं तो हम तैयार हैं मंदिर में नौकरी करने के लिए, घंटा बजाएंगे, प्रति घंटे के हिसाब से जो मजदूरी मिलेगी लेंगे, क्या करेंगे, वो भी करना पड़ेगा। अमित, करण हुआ, किसान सड़क पे रहे हैं, 2 अप्रैल 18 भारत बंद हुआ, 5 मार्च 19 भारत बंद हुआ, कई बड़े बड़े आंदोलन हुए। लेकिन सब में देखा जा रहा है कि आमतौर पर, चूंकि आप पत्रकार हैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं, चाहे ये अग्निवीर वाला मसला हो, कि पॉलिटिकल क्लास जो ओपोजिशन है उनको रोजगार बहुत इंपॉर्टेंट मसला है, रोजगार के सवाल को, निजीकरण के सवाल को, इस सवाल पे पॉलिटिकल क्लास क्यों नहीं सड़कों पे आंदोलन में आती है? दरअसल पॉलिटिकल क्लास उसे लगता है कि हमारा जो वोट बैंक है वो कहीं गड़बड़ा ना आ जाए, उसे अपने वोट बैंक की चिंता होती है कि हम फला जाति का हमारा आदमी है, तो देखिए भाई फला धर्म का है, तो हम बोलेंगे तो कहीं मेरा इस धर्म का, इस जाति का वोट गड़बड़ा ना जाए, उसे चिंता इस बात की है। भाई किसान आंदोलन में किसान
कि आपने पॉलिसी बनाई किसान को लेकर, तो किसान उग्र हुए। तो ये जो नीति बनाने वाले लोग हैं वो कैसे नीति बना रहे हैं? किसान की बात हो रही है तो किसान विरोध पर आ जा रहा है। अभी तो सब जाति धर्म के लोग सड़क पे हैं, तो पॉलिटिकल मैं क्लास यही को कह तो रहा सब हूँ। जाति। हाँ, तो क्यों तो नहीं इस ये अभी इंसान तो खबर तो नेताओं आ का है रही कि है, सवाल उठाए। खबर ये आ रही है, ये कल महागठबंधन ने बंद का आह्वान किया है शायद, अभी कंफर्म नहीं है इस बात को लेकर, लेकिन ये खबर आ रही है। अगर ये अच्छा। होता है तो मैं कहूंगा कि पॉलिटिकल पार्टी को आगे आना होगा इन सवालों को लेकर। इस सवाल से कब तक आप पीछे हटते रहेंगे? ये बड़ा सवाल है इस देश का। आप इस देश के इस बड़े सवाल को, शिक्षा, रोजगार ठीक है। और स्वास्थ्य के सवाल को लेकर आपको आना होगा। आज नहीं आएंगे, कल आएंगे। जनता क्या हो रहा है भाई, आप देखिए, बेतिया में हमला हो गया डिप्टी चीफ मिनिस्टर के घर पर, चंपारण में हो गया, बीजेपी के ज्यादातर कार्यालयों पर हमला किया गया है, उनको जला दिया गया, नुकसान पहुंचाया गया। तो कहीं ना कहीं यह गुस्सा है लोगों में, कहीं ना कहीं लोगों में यह गुस्सा है जो निकाला जा रहा है, और ये निकलेगा, स्वाभाविक है। कब तक आप उसे शांत चलिए, कीजिएगा? शुक्रिया अमित साहब। धन्यवाद चलिए, शुक्रिया रतन जी। अमित। और ये शांतिपूर्ण तरीके से विरोध ये प्रदर्शन मैं होना चाहिए, अम्बेडकर नामा के दर्शकों को बता और दूं, संवैधानिक तरीके एक से। बात एक बात मैं अम्बेडकर नामा के दर्शकों को बता दूं कि कुछ वर्षों तक मैं रतन जी से सवाल पूछा करता था, और उनके स्टेटमेंट्स को अपने अखबारों में छापा करता था, आर्टिकल में लिखता था। आज रतन जी मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं उनका जवाब दे रहा हूं। धन्यवाद। शुक्रिया अमित। दोस्तों, ये अमित थे, फायर ब्रांड एक्टिविस्ट, पत्रकार हैं, लिखते हैं, बोलते हैं। पूरा वीडियो सुनिएगा और शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया।